आपको पता है जब आप नींबू पानी पीते हो तो केमिस्ट्री की भाषा में आपने सिर्फ नींबू पानी नहीं पिया, आपने एक सॉल्यूशन पिया। यस, सॉल्यूशन। हमारा टॉपिक आज यही है, व्हाट इज सॉल्यूशन, और हम इसकी कंसंट्रेशंस कैसे नोट करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया नींबू पानी का। नींबू पानी में और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की डेफिनेशंस में यदि एक सिंपल भाषा में हम डिस्कस करें, व्हेन टू केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शंस, मतलब जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं जो कि केमिकली आपस में रिएक्शन नहीं करते और उनकी कंसंट्रेशन को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, क्या यदि आटे में नमक डालूंगा तो क्या ये भी एक सॉल्यूशन है? यस, ये भी एक सॉल्यूशन है। मैंने आपको कहा कि दो कंपोनेंट को मिक्स करना है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी में ही किसी कंपोनेंट को मिक्स करना है। तो सॉल्यूशन किसी भी तरह के हो सकते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, जैसे आटे में नमक डाला, ये भी एक सॉल्यूशन है। आप नमक को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। आपने सॉलिड में लिक्विड डाला, ये भी एक सॉल्यूशन है। सॉलिड में गैस, तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विद अस। अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था नींबू पानी का। अच्छा, एक बात बताओ, यदि आपने एक गिलास पानी में एक नींबू डाला तो वो क्या है? खट्टा है। यदि दो डाले तो भी खट्टा ही है, थोड़ा ज्यादा खट्टा है ना? और तीन नींबू डाले तो थोड़ा ज्यादा खट्टा है। तो सेकंड और थर्ड में आपने क्या वर्ड यूज किया? ज्यादा खट्टा, ज्यादा खट्टा। तो हर बार तो हम ऐसा यूज नहीं कर सकते ना। इनकी मात्रा को कैलकुलेट करना हम बोलते हैं कंसंट्रेशन नोट करना। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, और इनकी डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशंस हम कैसे नोट करेंगे, कंसंट्रेशन कैसे नोट की जाती है। पहले तो ये समझो, जब मैंने आपको कहा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आपने क्या किया? एक गिलास वाटर और इसमें लेमन, एक लेमन, this is called as the solvent and this one is called as the solute. It means solution is made up of solvent and solute. आपको क्या लगता है हमेशा सॉल्वेंट पानी ही होगा? नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम क्या कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट है। हम इसको एक छोटी सी डेफिनेशन देते हैं, that component of the solution, क्योंकि solution is made up of two part, तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट? that part of that component of the solutions which has the same phase as that of solution, जिसकी वही फेज होती है जो सॉल्यूशन की होती है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि ये गूंथा हुआ आटा है, आटा और पानी दो कंपोनेंट है। गूंथने के बाद ये क्या है? लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। यस, दिस वन इज अ सॉलिड। तो गूंथ लिया आटा, आटा सॉलिड है। गूंथने से पहले जो चीज सॉलिड थी उसको सॉल्वेंट कहा जाएगा। गूंथने से पहले एक आटा था और एक पानी था, पानी लिक्विड, आटा सॉलिड। तो आटा सॉलिड है और गूंथने के बाद भी फेज कैसी है? सॉलिड। तो गूंथने से पहले जो चीज सॉलिड थी उसको सॉल्वेंट कहा जाएगा। इट मींस इस वाले केस में पानी सॉल्वेंट नहीं है, आटा सॉल्वेंट है। तो बात समझ आ गई कि सॉल्यूशन जिस अवस्था में होता है वही अवस्था जिसकी थी मिक्स होने से पहले, उस अवस्था वाले पार्ट को सॉल्वेंट कहा जाता है। तो दोबारा फिर डेफिनेशन बोले, that part of the solution which has the same phase as that of the phase of solution, that is called as the solvent. क्लियर हो गया? अब आते हैं हम पहले वाले केस पे, नींबू पानी। तो उसमें जब एक नींबू डाला तो वो खट्टा था, दो थे तो ज्यादा खट्टा था, तीन था तो ज्यादा खट्टा था। तो खट्टापन नोट करने के लिए हमने क्या कहा? हमें कंसंट्रेशन नोट करनी है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नोट करने के लिए, सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा नोट करने के लिए जो हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं अपने सिलेबस में। पहली जो टर्म्स है दैट इज द परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज वैसा ही पार्ट है जैसा कि हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकाला करते हैं।
कितने मार्क्स आए आउट ऑफ टोटल, यहाँ पर भी ऐसा ही है। मान लेते हैं कि 100 ग्राम पानी में हमने 10 ग्राम चीनी डाली, तो परसेंटेज क्या होगी, 10 ग्राम सोल्यूट इन सॉल्यूशन। हम यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सोल्यूट कितना है 10, नीचे हम कितना लेंगे 110। क्यों, सॉल्यूशन कहा गया है, सॉल्यूशन मींस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर ये सोल्यूट था और मैंने यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा है, प्योर वाटर दैट एक्ट एज ए सॉल्वेंट। तो टोटल कितना हो जाएगा 110 एंड इनटू 100। तो जो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन। ओके, दैट विल बी लेस देन 10। अच्छा, मैंने आपको देखो परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंट, सेंट मींस 100। इट मींस यदि टोटल पार्ट 100 हो तो उसमें कितने पार्ट सोल्यूट। यदि यहां पर मैं सेंट की जगह मिलियन लिख देता तो ये क्या बन जाता, पर मिलियन। यस, ये टर्म भी हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ppm। वहां पर हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यहां पर 100 की जगह हम मिलियन वर्ड यूज करेंगे, 10/110 into मिलियन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द ppm। लाइक दिस ppb, पार्ट्स पर बिलियन, ऐसा भी हो सकता है। तो this is the first term which we use in the chemistry to calculate the concentration of the solute in solution। एक और important बात, इस केस में solute and solvent सेम होने चाहिए। मींस यदि मैंने ये इसका मास लिया है, मास बाय मास, तो solvent भी मैं मास में ले रहा हूँ। 100 ग्राम वाटर का है, मैंने 100 ml वाटर नहीं कहा था यहाँ पे, तो चाहे दोनों ग्राम्स में होंगे चाहे दोनों ml में लिए जाएंगे। इतने ml ऑफ इंक इन दिस मच ml ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो दोनों सेम मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पर हमेशा तो ऐसा नहीं होता, कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि इतने ml वाटर में 10 ग्राम शुगर। अब मैंने ml कहा है वाटर के केस में, तो उस केस में हम जो नाम देते हैं वो परसेंटेज नहीं, वो स्ट्रेंथ देते हैं। यहाँ पर सोल्यूट सॉलिड है, मास में लिया जा रहा है, मास लिया जा रहा है सोल्यूट का, और जो सॉल्यूशन जो है वो लीटर में हम लेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये भी एक मेथड है कंसंट्रेशन नोट करने का। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल, ये आपके लिए एक नई टर्म है यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल मींस, नंबर ऑफ मोल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा, व्हाट इज ए मोल कॉन्सेप्ट। यहां पर शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं, मोल मींस गिवन मास ओवर मोलर मास। किसी भी चीज का गिवन मास और उसका जो मोलर मास। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास NaCl है और ये मेरे पास 116 ग्राम है, 116 ग्राम है। यहां पर गिवन मास कितना है 116 और मोलर मास कितना है, मोलर मास मींस सोडियम का मास कितना होता है अपना 23 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, तो इट कम्स टू 58.5, तो इट कम्स टू अप्रोक्सीमेट 2। तो नंबर ऑफ मोल 116 ग्राम नमक में NaCl में लगभग 2 मोल NaCl है। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका आपको आ गया, N से मैं डिनोट कर रहा हूं सॉल्यूशन। मैंने खास बात क्या है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन मींस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे लीटर में लिया है। यदि आपके पास ये लीटर में नहीं दिया हुआ तो आपको इसको लीटर बनाना है। कई बार ऐसा दिया होता है कि 116 grams NaCl dissolve in water to make a solution of 250 ml। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे हम, 116 by 58, 58.5 है, मैं अप्रोक्सीमेट 58 लिख रहा हूं। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन कितना बना 250 ml, बट आई वांट इन लीटर। लीटर के लिए क्या करूंगा, मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, फाइनली 1000 बाद में हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो इट कम्स टू 2 और ये कितना आ जाएगा 250, 1000 ऊपर जाएगा 1000
फॉर 8 मोलर। इट मीन्स यदि मैं पानी में 160 ग्राम NaCl डालता हूं, एक सॉल्यूशन बनता है 250 ml, तो उसकी जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी? 8m। क्लियर हो गया? मोलैरिटी को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल और ऐड करना चाहूंगा। सपोज के मेरे पास 250 ml सॉल्यूशन है NaCl का, जिसमें कि 116 ग्राम्स NaCl एडेड है। इसकी मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी निकालने के लिए गिवन मास, मोलर मास 250 ml लीटर चाहिए था, इसलिए 1000 यहां पर 2 4 8 मोलर। तो ये जो सॉल्यूशन है वो 8 मोलर का है। सपोज कि आपने गलती से उसमें 250 ml वाटर और डाल दिया, मींस यू पोर 250 ml वाटर। तो यदि मैं कहूं कि आप दोबारा से इसकी मोलैरिटी निकालो, तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप दोबारा से 116 लोगे, 58 लोगे, यहां पर 500 लोगे, क्योंकि आपने 250 ml वाटर और ऐड कर दिया है। 500 यहां लोगे, इट कम्स टू 500, 1000, 2 and 4, फाइनली 4 मोलैरिटी उसकी हो जाएगी। एक और शॉर्टकट है यहां पर, जहां जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशंस क्या है? M1 V1 M2 V2। मतलब ये हुआ कि आपके पास मोलैरिटी 1 क्या थी जो आपने निकाली थी? 8। उस टाइम पे वॉल्यूम कितना था आपके पास? 250। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो वॉल्यूम कितना हो चुका है 250 और ऐड करने के बाद 500। तो यहां पर नई मोलैरिटी क्या आ जाएगी? 8 250 500 नीचे, इट कम्स टू 4 आ जाएगी। तो आप यहां पर दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि सपोज कि आपने इसके अंदर जो ये पानी डाला, आपने जो पानी डाला वो ऑलरेडी प्योर पानी नहीं था, उसकी मोलैरिटी भी 2m थी, उसकी मोलैरिटी भी 2m थी। मींस वो ऑलरेडी ये, और जो आप डाल रहे हो वो प्योर पानी नहीं है, उसमें जो पानी डाला है उसमें भी ऑलरेडी नमक था 2 मोलर। अब जो बनेगा एक्चुअली वो क्या? अगेन हम सिर्फ मोलैरिटी इक्वेशन यूज करेंगे, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस के साथ। आपने क्या किया? पहले सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन डाला है, इसलिए प्लस, और हम क्या कर रहे हैं? हम थर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? M1 कितना है हमारे पास? 8, वॉल्यूम कितना था? 250, जो आपने डाला उसकी मोलैरिटी क्या थी? 2, वॉल्यूम कितना था? 250 अगेन, मोलैरिटी पता नहीं निकालनी है, वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है? 500। इट कम्स टू 2000, इट कम्स टू 500, टोटल यहां लिख देता हूं मैं, टोटल 2500, और यहां पर क्या है आपके पास? 500m। तो 500m मींस m निकालोगे तो 500 नीचे की तरफ आएगा, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी आपके पास? 5। तो यहां पर आप इस मोलैरिटी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई, इस वाली मोलैरिटी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से यूज करोगे, तो ये भी आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में काफी हेल्पफुल होगी और कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी आपको काफी हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन इज द मोलैरिटी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द बेसिक डिफरेंस क्या है आप उसको समझो, दोनों चीज समझ आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल निकालने का आपको तरीका आ गया, गिवन मास बाय मोलर मास। सोलवेंट, यहां पर बनाने के बाद टोटल कंसंट्रेशन, टोटल ml हम नोट नहीं कर रहे हैं, मिक्स करने से पहले अकेला सोलवेंट ले रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या आ गया? यहां पर मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन, यहां मिक्स करने से पहले सिर्फ पानी। दूसरा डिफरेंस, दिस इज इन लीटर, दिस इज किलोग्राम, मास ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो जो सोलवेंट लेंगे हम वो मास में लेंगे। मास लेना है हम, तो हम जो सोलवेंट ले रहे हैं उसका हमें मास लेना है।
समझ आ गए? ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है मिक्स करने से पहले, ठीक है। बाकी सब कुछ कैलकुलेशन लगभग सेम रहेगी। नेक्स्ट इज द फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हम कई बार एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मेलिटीज मींस फॉर्मूला मास, सॉल्यूशन कितना बनेगा लीटर। जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं 116 वाले को, तो यहाँ पे फॉर्मूला मास मींस वी आर नॉट कंसीडरिंग 116, वी आर टेकिंग द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मूला मास कितना है 58.5 और लीटर हमें 1 लीटर बनाना है, तो फॉर्मेलिटीज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, यदि हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलें तो यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सॉल्यूशन मतलब मिक्स होने के बाद दोनों लीटर में लेने हैं, तो बेसिक डिफरेंस है वो कहाँ पे है, नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आओ समझते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मींस क्या। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मींस यहां पे हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, मोलर मास। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, गिवन मास इक्विवेलेंट मास। नीचे तो सॉल्यूशन है, नीचे वाले टर्म में चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, चेंज नहीं करते। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम कि हो क्या रहा है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, गिवन मास ओवर मोलर मास डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। हम अभी बता रहे हैं एक्स फैक्टर क्या है, और ये सॉल्यूशन। यहां पर भी क्या है, गिवन मास मोलर मास सॉल्यूशन। यहां पे ये x कहां जाएगा यदि हम कैलकुलेशन करें, इट मींस कि यदि मैं सॉल्यूशन वाले हिस्से को सिर्फ इतने हिस्से को लेता हूं तो ये तो बिल्कुल ही मोलैरिटी जैसा आ गया, गिवन मास मोलर मास सॉल्यूशन सेम आ गया। तो x एक्चुअली कहां गया, x मींस दिस वन मोलैरिटी इनटू x, इसको नॉर्मेलिटी कह दिया जाएगा। तो एक शॉर्टकट तो ये भी होगा कि मोलैरिटी को यदि x से गुना करते हो तो नॉर्मेलिटी निकल जाती है ना। अब बात आती है कि x क्या है। बेटा x में बी द ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिटी, बेसिसिटी, दिस इज अ फैक्टर जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो x फैक्टर के केस में अब x इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ H2SO4। यहां पर यदि इसका मैं मोलर मास आपसे पूछूं, यदि कैलकुलेट करना आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप एक बार देख लो। हाइड्रोजन एक होता है और ये 2 हाइड्रोजन हैं, प्लस सल्फर 32, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, और ये कितने ऑक्सीजन है 4, तो इट कम्स टू द 64, 32 and 2, it comes to the 98। तो यदि मैं आपको ये कहता हूं कि 49 ग्राम्स H2SO4 को डिसॉल्व किया गया, तो यदि मैं यहां पे मोलैरिटी निकालता हूं तो क्या करूंगा, गिवन मास कितना 49, मोलर मास कितना 98, ठीक है। आप समझते रहोगे ना, मैं इसको यहां लिख देता हूं, गिवन मास 49, मोलर मास 98। सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन बना है तो इट कम्स टू 0.5 मोलर। फिर यदि हम इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी होती तो हम क्या करते, चाहे तो डायरेक्ट मोलैरिटी में एक्स फैक्टर गुना कर दो। एक्स फैक्टर कितना है 2 है, मैं यहां पे बता देता हूं 2 है तो इट कम्स टू 1। अदरवाइज एक्स फैक्टर क्या है, यहां पर दिस इज एन एसिड तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 2 है, यहां पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं, दैट्स व्हाई एक्स फैक्टर जो है 2 है। मैंने आपको बताया एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन नंबर हम ये कैलकुलेट करते हैं एक्स फैक्टर के लिए। तो हमने एक्स फैक्टर से गुना कर दिया, तो डायरेक्ट मोलैरिटी भी हमें पता है, एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और ये निकल जाएगा। अदरवाइज यदि हम यहां पुट करके देखते हैं तो लेट्स सी, देखो क्या होगा, गिवन मास में आपने 49 पुट किया, इक्विवेलेंट मास में आप क्या करोगे, गिवन मास में 49 पुट किया, मोलर मास में 98 पुट करोगे, डिवाइड बाय x, x कितना है 2, तो जब 98 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 49, तो 49 अपॉन 49 कितना आ जाएगा 1, नीचे कितना है 1, तो डायरेक्ट 1। तो चाहे नॉर्मेलिटी ऐसे निकाल लो या मोलैरिटी को, क्योंकि नीट में या जेईई एग्जाम में, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहां पे आपको ये सारा का सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे शॉर्टकट्स की जरूरत होती है। तो इसका मतलब यदि आपको आपके पास मोलैरिटी है तो आप नॉर्मेलिटी में उसको बहुत इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शंस के लिए जब हमने
परसेंटेज के साथ कंपेयर किया तो परसेंट 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब मिलियन से कंपेयर किया तो पर मिलियन। मोल फ्रैक्शन सिंपल सी भाषा में है पर वन। एक के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैं 116 ग्राम NaCl डिसोल्व करता हूं 100 ml ऑफ वाटर में, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं NaCl का। जिसका निकालना है उसको ऊपर N1। तो सिंपल सा भाषा में फॉर्मूला क्या है, N1 अपॉन N1 प्लस N2, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें NaCl का निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे याद करो, यस गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास मोलर मास से मैं यहां पे 58.5 का 58 ले लेता हूं, डिवाइड बाय अगेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना दिया गया यहाँ पे 100 और इसका मोलर मास होता कितना है 18। आपको पता होगा बेटा वाटर का मोलर मास 18 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 1 और ये 2 है। ऑक्सीजन कितना 16 मोलर मास, तो टोटल 18, दैट्स व्हाई यहाँ पर 18। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स टू 2, दिस कम्स टू 2, दिस कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 5, तो इट कम्स टू 2 upon 7 and this comes to 0.3 approximate. I am taking approximately, so it comes to 0.3. It means when we are comparing with 1 तो it is 0.3, तो ऑटोमेटिकली वाटर की मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.7, क्योंकि ओवरऑल टोटल का कितना होता है 1, है ना। तो दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शंस। तो ये थे डिफरेंट मेथड जिसको यूज करके हम सही कैलकुलेशन बता सकते हैं। बार बार हमें वो पहले वाला एग्जांपल ये नहीं बताना पड़ेगा कि ज्यादा खट्टा, उससे ज्यादा खट्टा या उससे ज्यादा खट्टा। तो वी विल यूज द प्रॉपर डेफिनेशन, वी विल यूज द प्रॉपर मेथड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट सिलेबस के लिए आप मेरी वीडियोस पे बने रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।